हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ेंगे टॉपिक हमारा उसका नाम है डॉपलर इफ़ेक्ट। डॉपलर इफ़ेक्ट क्या है, इसके न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आते हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उन सब की स्टडी हम आज करेंगे। इसके लिए अगर आप जनरली समझो तो देखिए, सपोज ये आप हैं, राइट। यहाँ पे कोई कार है, यहाँ पर जो है कोई आपकी कार है, ठीक है। और ये कार हॉर्न बजाती हुई इस डायरेक्शन में चलती है। इसका हॉर्न जो बजता है उसकी साउंड आप लोग यहाँ सुनते हैं। जब ये कार इस तरफ चलती हुई यहाँ पहुँचती है और आपको क्रॉस करके आगे निकल जाती है, तो आपको इसका जो साउंड है वो किस टाइप का फील होता है, या आपने बहुत बार सुना है। इसको हम दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हम रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, ट्रेन हमारे पास में आती है, उस समय हाई पिच का साउंड जो है आपको सुनाई देता है, और जब इससे दूर जाते हैं तो उस समय लो पिच का साउंड आपको सुनाई देता है। ये जो फिनोमिना आप देख रहे हैं कि आपके लिसनर जो है, ऑब्जर्वर जो है, उसके द्वारा सुना जाने वाला साउंड जो है इस टाइप का कैसे हो पाता है, इस चीज़ को डिफाइन किसने किया? डॉपलर ने। और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट। ओके, सो इस डॉपलर इफेक्ट को हम लोग स्टडी करें तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या हुआ? व्हेन ए सोर्स और ऑफ साउंड, दिस इज सोर्स ऑफ साउंड, कार, ट्रेन, डीजे, ऑल थिंग्स, और एन ऑब्जर्वर, दिस इज ऑब्जर्वर, और बोथ आर इन रिलेटिव मोशन, या तो ये रेस्ट में रहे, ये चलता रहे, या फिर ये चले, ये रेस्ट में रहे, या फिर ये दोनों ही क्या करें? मोशन में रहें। इस वाले केस में देयर इज एन एपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एज हियर्ड बाय द ऑब्जर्वर। उस वाले केस के अंदर ये जो ऑब्जर्वर साउंड को सुनता है तो इसके द्वारा सुने जाने वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी में एक चेंज होता है। वो जो चेंज उसको फील होता है उसको हमने क्या बोला? एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। साउंड एक्चुअल में जो हॉर्न यहां से बज रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट थी, उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हो रहा था, बट हम जो सुन रहे थे, हमें जो सुनाई दे रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी में कुछ एपरेंट चेंज हम फील कर रहे थे। ठीक है, ये जो फील करते हैं हम लोग एपरेंट चेंज, चाहे वो हाई पिच का फील करें और चाहे वो लो पिच का फील करें, ठीक है, तो उस फिनोमिना को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। अब ये डॉपलर इफेक्ट कब एप्लीकेबल होता है? तो उसके लिए ये है कि ये जो आपका सोर्स है, साउंड का जो सोर्स है, जब ये इधर चलेगा तो उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी। वो जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से लेस होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? साउंड की स्पीड से लेस होनी चाहिए। ठीक है, उसी वाले केस के अंदर डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल होता है। सो it is applicable only when speed of sound source or observer is less than the speed of sound. क्लियर? अब ये जो थ्योरी हमने लिखी है, इस पूरी थ्योरी को मैथमेटिकली हमें समझना होगा और चीजों को फील करना होगा, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा। इसलिए आप चीजों को फील करोगे और इसको सॉल्व करोगे। तो ये जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा था उसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग सुनते कैसे हैं। जब हम सुनते हैं तो साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ये हमें पहले पता होना
चाहिए। ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए, हम इसके अंदर 3 केस लेंगे। पहला जो मैं केस ले रहा हूं वो है व्हेन सोर्स इन मोशन एंड ऑब्जर्वर एट रेस्ट। ऑब्जर्वर कैसा रहेगा रेस्ट में, सोर्स क्या करेगा, मूव करेगा। मूव करने का मतलब यह हुआ कि सोर्स ऑब्जर्वर के पास में आ सकता है या ऑब्जर्वर से दूर जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने सब चीजें पहले से लिख रखी हैं, थोड़ा वीडियो को बड़ा न बने, छोटा बन जाए इसके लिए। तो जहां जहां मैं ये पेंसिल जो है पेंसिल से टिक कर रहा हूं, उन्हीं चीजों पे आप ध्यान दें। ओके, तो सबसे पहले में समझें कि हम लोग सुनते कैसे हैं, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा। यहां से सपोज यहां पे एक सोर्स है, स्पीकर है, ये स्पीकर है। ठीक है, इसको हम सोर्स कह रहे हैं। दिस इज स्पीकर इज एट रेस्ट। ये कैसा है, रेस्ट में। ठीक है, इतना डायग्राम ध्यान दें जितना मैं बता रहा हूं। आगे चलिए, यहां आप खड़े हैं। ओके, और आप भी कैसे हो, रेस्ट में हो। ओके, अब देखिए, ये जो आपका स्पीकर है, अगर ये साउंड प्रोड्यूस करता है तो साउंड की नेचर हम जानते हैं कि साउंड जो है वो एयर के पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट होते हैं, उसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है, और वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन आगे ट्रैवल करता है। राइट, तो जैसे ही ये साउंड प्रोड्यूस करेगा तो इसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी विच इज न्यू और विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये एक पर्टिकुलर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करता है। क्लियर, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब ये साउंड जब प्रोड्यूस करता है तो इसको मैंने वेव की फॉर्म में ना बना के कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में बनाया है। देखिए, ये यहां से कंप्रेस करेगा, फिर रेयरफेक्शन होगा, फिर कंप्रेस करेगा, फिर रेयरफेक्शन होगा, और इस प्रकार से देखिए कंप्रेशन, दिस इज क्रेस्ट, अगेन कंप्रेशन कंप्रेशन कंप्रेशन, दीज ऑल आर रेयरफेक्शन। सो 1 2 3 4 5, तो 5 इसकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी विच इज न्यू, विच इज कांस्टेंट। ओके, तो ये इस फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, ये भी रेस्ट में था, ये भी रेस्ट में था। इस वाले केस में हम सिंपली समझ सकते हैं, अगर ये न्यू फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करता है 1 सेकेंड में 5 क्रेस्ट, 5 जो है क्रेस्ट ये बना रहा है और 5 ही ट्रप बना रहा है, तो न्यू जो है इसकी फ्रीक्वेंसी हुई, वो की वो फ्रीक्वेंसी लिसनर सुनेगा बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन। तो इस समय तो आपका डॉपलर इफेक्ट काम ही नहीं कर रहा, लेकिन हमें पता होना चाहिए हम सुनते कैसे हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी ये है वो की वो फ्रीक्वेंसी इसकी होगी इस केस में जब दोनों रेस्ट में रहेंगे। ओके भाई, देखिए वेवलेंथ क्या है, क्रेस्ट क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ लैम्डा। ओके, ये जो वेव आपकी ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में, उसकी कोई स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड, दिस इज v, दिस इज न्यू, दिस इज लिसनर जो है हियरिंग फ्रीक्वेंसी हो गई, वो भी कितनी, न्यू, इस केस पर्टिकुलर केस के अंदर। सो फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द ऑब्जर्वर न्यू इज इक्वल टू स्पीड अपॉन लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू जो है स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। क्लियर होगी इतनी बात। अब ये अगर आपको समझ में आता है तो हम आगे समझते हैं। इस चीज को अगर आप अच्छी तरह समझ लोगे तो आने वाला जो वीडियो होगा इसी का, वो बहुत इजी लगेगा। ओके, बट डॉपलर इफेक्ट में तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए, तो हम रिलेटिव मोशन करके देखते हैं, जिसमें हमारा केस क्या है, ऑब्जर्वर कैसा होना चाहिए, रेस्ट पे, सोर्स कैसा होना चाहिए, मोशन पे। तो मैंने इसका ये केस बनाया, ये आप थे, यहां खड़े थे रेस्ट में। क्लियर, आप देखिए, अगर ये सोर्स, ये गाड़ी, ये ट्रेन इधर चलना स्टार्ट करती है इस तरफ, जब इधर चल रही थी उस समय कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस कर रही थी, न्यू का, वो तो ऑलरेडी प्रोड्यूस कर ही रही थी, बट इसने कंप्रेशन बनाया, उतने टाइम में थोड़ा सा आगे बढ़ गया, फिर दूसरा कंप्रेशन बनाया, उतने टाइम में
और आगे बढ़ गया। तो उस वाले केस के अंदर इसको 1 2 3 4 5 ये जो है एक सेकेंड में 6 1 2 3 4 5 6 इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो उस वाले केस में आप देखिए ये 1 ये 2 ये मैंने यहां बनाया है और ये यहां था। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, लैम्डा। बट कुछ टाइम में ये आगे जब बढ़ा उस वाले केस में अब इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उस वाले केस में ये पास पास होंगे और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। किसकी, तो आंसर है हियर्ड फ्रीक्वेंसी बाय द ऑब्जर्वर। ये एक सेकेंड में जो वो पहले जो सुन रहा था वो न्यू फ्रीक्वेंसी थी, अब न्यू नहीं होगी, उससे कुछ ज्यादा होगी, क्योंकि न्यू तो वो ऑलरेडी पहले से प्रोड्यूस कर ही रहा था, लेकिन आगे बढ़ने से वो जो टाइम गैप कम हुआ उसमें ये और ज्यादा जो है फ्रीक्वेंसीज को सुनने लग गया और ज्यादा क्रेस्ट और रेडफेक्शन इसके यहां तक पहुंचे। ठीक है, कितने पहुंचे, तो यहां इस डायग्राम से आप देखिए, दिस इज लैम्डा अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, दिस इज लैम्डा एंड दिस डिस्टेंस ये वाली ये थोड़ा सा दिख रहा है कम आपको, ये एक्चुअल में इक्वल है, ये सब इक्वल है आपस में। ठीक है, ये लैम्डा डैश, दिस इज लैम्डा डैश। ये जब यहां से मतलब यहां से जब यहां आएगा तो उसकी स्पीड कुछ ना कुछ है, सपोज वीएस, स्पीड ऑफ सोर्स वीएस। ओके, स्पीड ऑफ सोर्स कितने टाइम में, टी टाइम में, टी क्या है, टाइम पीरियड। सो दिस इज द टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड इनटू स्पीड क्या होता है, लेंथ। सो दिस इज वेवलेंथ, राइट। सो दिस लैम्डा इज इक्वल्स टू वीएस इंटू टी इंटू लैम्डा डैश। So lambda dash is equals to what? Lambda dash is equals to lambda minus Vs into T. Lambda dash is equal to lambda minus Vs into T. ठीक है, तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि डेरिवेशन कैसे होता है। एक्चुअल में तुम्हारे काम जो आएगा वो केवल फॉर्मूला आएगा, फिर भी फील के लिए आपको ये चीजें आनी चाहिए। अब देखिए लैम्डा डैश क्या है, ये आपकी वेवलेंथ, इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में वेवलेंथ है। दिस लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। स्पीड तो कांस्टेंट थी इसकी, जो साउंड की स्पीड है 332 वो क्या है, कांस्टेंट, दिस इज v अपॉन दिस इज द फ्रीक्वेंसी हियर बाय द ऑब्जर्वर न्यू डैश, दिस इज इक्वल टू v अपॉन न्यू माइनस vs इंटू टी। टी क्या होता है, 1 बाई फ्रीक्वेंसी। सिंपल, इसको सॉल्व किया तो क्या बना, न्यू आपका कॉमन आया और v माइनस vs बन गया। सो न्यू अपॉन न्यू डैश इज इक्वल टू v माइनस vs अपॉन v। ये जो आपने फॉर्मूला निकाला, ये फॉर्मूला निकाल लिया। न्यू डैश क्या है, तो आंसर देखिए हमने क्या बना था, फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द ऑब्जर्वर। इसी को हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कि ये जो सुन रहा है वो जो आपको हाई पिच सुनाई दे रहा था वो न्यू डैश फ्रीक्वेंसी का हम मान रहे हैं। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है, न्यू डैश की वैल्यू निकालनी होती है। तो उल्टा कर दो, एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, न्यू डैश अपॉन न्यू इज इक्वल टू v अपॉन v माइनस vs। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आप ये फॉर्मूला रखते हो याद तो इसको इधर ले जाओगे और आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा, सिंपल। ओके, तो हमेशा आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। सिंपल फॉर्मूला है एपरेंट फ्रीक्वेंसी न्यू डैश अपॉन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स न्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड माइनस स्पीड ऑफ सोर्स। सिंपल। ओके, ये आपका, आप यहां से इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब ये रेस्ट पे है आपका और ये मूव कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मूव, ये कैसा है, रेस्ट में, तो उस वाले केस में ये इसके पास में जा रहा है। जब ये स्पीकर इसके पास में जा रहा है, सोर्स इसके पास में जा रहा है, तो ये क्या रहेगा, नेगेटिव। क्या रहेगा, नेगेटिव। ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला केस इससे देख लेते हैं हम लोग। अगर सोर्स दूर जाता है,
ये रेस्ट में था, ठीक है। अगर सोर्स दूर जाता है तो उसकी लैम्डा इंक्रीज हो जाती है, लैम्डा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, इसीलिए आपको लो पिच सुनाई देता है। सो दिस इज द लैम्डा डैश, और लैम्डा डैश कितना हो जाएगा, जैसे ऊपर किया हमने, लैम्डा प्लस वी एस इंटू टी। वी एस क्या है, सोर्स की स्पीड, ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, ये रेस्ट में था। अब उस वाले केस में ये जो सुनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी मान ली, न्यू डैश, ये पहले से कम हो जाएगी, ठीक है, और कम हो जाएगी तो लैम्डा डैश आपने निकाला लैम्डा प्लस वी एस इंटू टी। सो वी अपॉन न्यू डैश इज इक्वल टू वी अपॉन न्यू प्लस वी एस अपॉन न्यू, सिंपल जो हमने पहले किया। सो न्यू डैश अपॉन न्यू इज इक्वल टू वी अपॉन वी प्लस वी एस, ठीक है, ये आपका बन जाएगा। अब आपको जो है केवल दो फॉर्मूले याद रखने हैं, एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये। इन दोनों फॉर्मूलों को याद करने का तरीका बिल्कुल आसान, आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए। अगर कोई साउंड सोर्स आपके पास आता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज, पिच हाई हो जाता है। अगर इस फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है, न्यू डैश मैक्सिमम लेके आनी है, तो नीचे क्या आएगा, माइनस, ये वैल्यू नीचे जो है वो कम रहेगी, तभी तो न्यू डैश क्या आएगा, मैक्सिमम। और अगर हम लोग इसकी बात करें कि न्यू डैश यहाँ कैसे लेके आना है, कम, क्योंकि जब बाहर दूर जाएगा उस वाले केस में फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इसलिए हम लोग नीचे क्या ले लेंगे, प्लस। तो ये वैल्यू ज्यादा हो तो डिवाइड करने पे इसकी वैल्यू अपने आप ही क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो आप इसको जनरली ऐसे याद रख सकते हैं। इजी सा फॉर्मूला बन गया है आपका, ठीक है। अगला देखते हैं। तो अब हम देखते हैं ड्रॉप इन फ्रीक्वेंसी व्हेन सोर्स क्रॉसेस द ऑब्जर्वर। क्या मतलब हुआ, इस डायग्राम को देखिए। यहां आप खड़े थे, इधर से कोई कार आती है हॉर्न बजाती हुई, जब वो पास में आती है तो हाई पिच आपको सुनाई देता है, उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी चाहिए, मतलब नीचे माइनस का साइन आएगा, ठीक है। जब इसको ये क्रॉस करके आगे निकल जाती है तो उस समय इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दूर जाने से कम होगी, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो नीचे क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी पहले क्या थी, ज्यादा थी, अब फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम हो गई, तो इसकी फ्रीक्वेंसी में क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, फ्रीक्वेंसी में क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। वो ड्रॉप जो हुआ है वो कितना, वो जो ड्रॉप हुआ है वो कितना, सिंपल सी बात है। मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी पहले, न्यू वन, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, न्यू टू, ठीक है। मीन्स ये है कि पहले ये कितनी फ्रीक्वेंसी सुन रहा था, न्यू वन, बाद में कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन रहा था, न्यू टू। ये एक्चुअल में न्यू वन और न्यू टू क्या है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी लिसन और हियर्ड बाय द ऑब्जर्वर, ओके, ये ऑब्जर्वर के लिए है। तो आप सोचो कितना ड्रॉप होगा, न्यू वन माइनस न्यू टू, तो न्यू वन माइनस न्यू टू। न्यू वन क्या थी, इसने सुना जब पास में आया, निकाली थी अभी हमने ये वैल्यू, ठीक है। तो न्यू को इधर लेके आ गए तो ये आया माइनस वी अपॉन वी प्लस वी एस इंटू न्यू। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा, सॉल्व करने पे ये आंसर, चेंज इन फ्रीक्वेंसी और ड्रॉप इन फ्रीक्वेंसी डेल्टा न्यू इज इक्वल टू न्यू वी इंटू वी एस अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहेगा ड्रॉप का। तो या तो हमें फॉर्मूला पता हो, ये अपने आप में न्यूमेरिकल है, तो या तो हमें फॉर्मूला पता हो तो हम फॉर्मूला से करेंगे, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, पास में आई उस वाले केस में इसने कितनी फ्रीक्वेंसी सुना, जब ये कार इससे दूर गई उस समय उसने कितनी फ्रीक्वेंसी सुनी, ये दोनों हमें निकालनी होंगी। और जब दोनों निकाल के क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम एक बात और समझ सकते हैं इसके अंदर, इफ वी एस इज वेरी वेरी लेस देन वी, जो स्पीकर जो सोर्स है, सोर्स की स्पीड अगर साउंड की स्पीड से बहुत कम है, और होती भी है, राइट, होती भी उस वाले केस में, अगर ऐसा होता है तो उस वाले केस के अंदर हम लोग क्या मान लेंगे, वी एस को नेग्लिजिबल, दिस वी एस इज नेग्लेक्ट। सो अगर ये नेग्लेक्ट होता है
तो वी स्क्वायर बचता है, ये वी स्क्वायर में स्क्वायर से क्या हो जाता है, कैंसिल। क्या बचेगा, 2 न्यू वी वी एस अपॉन वी, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये वी कैंसिल हो जाएगा, और 2 न्यू और वी एस अपॉन वी, ये इसकी फ्रीक्वेंसी में ड्रॉप होगा। बड़ा सिंपल है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो अब तक आपने केवल 2 फॉर्मूले याद करने हैं देखा जाए तो, एक तो पास में आएंगे तब और एक दूर जाएंगे तब। लेकिन ध्यान रहे इस समय कौन रेस्ट पे है, इस समय रेस्ट पे है ऑब्जर्वर आप, और कौन मूव कर रहा है, सोर्स मूव कर रहा है और आप रेस्ट में हो। आपको केवल 2 फॉर्मूले निकलने हैं और इन 2 फॉर्मूलों से आप इनके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, ये न्यूमेरिकल मैंने कर रखा है आपके लिए, देखिए ए ट्रेन, तो ये न्यूमेरिकल जो है वो है ए ट्रेन स्टैंडिंग एट द आउटर सिग्नल ऑफ ए रेलवे स्टेशन ब्लॉज ए विसल ऑफ फ्रिक्वेंसी 400 हर्ट्ज इन स्टिल एयर। ठीक है, ये तो आप समझ गए कि 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली विसल बजाती है कौन, ट्रेन। ठीक है, जो दूर खड़ी है स्टेशन से। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द विसल फॉर ए प्लेटफॉर्म ऑब्जर्वर व्हेन द ट्रेन, प्लेटफॉर्म पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, और ऑब्जर्वर जो सुनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी हमसे पूछी गई है कब, अप्रोच द प्लेटफॉर्म विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, अगर ये ट्रेन 10 मीटर पर सेकेंड से अप्रोच करती है तब हमारा आंसर क्या होगा, और डिसाइड्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड गिव द स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड। तो दूर जाती है और एक पास में आती है, तो वो वाला केस हमसे पूछा गया है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा कि अगर पास में आती है तो न्यू डैश अपॉन न्यू होता है, तो न्यू डैश इक्वल टू क्या हुआ, न्यू इधर आ जाएगा, तो न्यू डैश इज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस वी एस। देखो पास में आ रही तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होने के लिए यहाँ क्या आना चाहिए, डिनोमिनेटर में नेगेटिव आना चाहिए। तो स्पीड कितनी 340 अपॉन 340 माइनस 10 इंटू 400 गिवन है बाय सॉल्विंग 412.12 हर्ट्ज, सिंपल। ऐसे ही न्यू डैश इज इक्वल टू वी इंटू न्यू अपॉन वी प्लस वी एस, इसको हमने सॉल्व किया 340 इंटू 400 अपॉन 340 प्लस 10, दिस इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 388.57 हर्ट्ज। तो ये इसके सिंपल कुछ जो है न्यूमेरिकल हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपको केवल 2 फॉर्मूले तैयार करने हैं, दोनों फॉर्मूले से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस वाले केस के लिए जिसमें आप खुद रेस्ट पे हैं और सोर्स मूव कर रहा है, जिससे आप ड्रॉप गेन भी निकाल सकते हैं V1 माइनस V2 वाला। ओके, चलिए ये था फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है उसको देख लेते हैं। तो सेकंड केस है हमारा व्हेन सोर्स एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर इज इन मोशन, जस्ट अपोजिट। ठीक है, इस वाले केस के अंदर क्या होगा उसको हम समझ लेते हैं। अगर आपने जो पहले वाला जो केस नंबर 1 था वो अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखिए सपोज आपको बोला गया सोर्स को रेस्ट पे करना है, सोर्स रेस्ट पे था, ये वो पहली कंडीशन है कि हम लोग साउंड को सुनते कैसे हैं। तो उससे तो बड़ा सिंपल है, ये तो आपने निकाल लिया लैम्डा इज इक्वल टू न्यू वी बाई न्यू, ये तो आपने निकाल लोगे, इजी वे में निकाल लोगे। हम बात करते हैं कि साउंड रेस्ट पे रहे, सोर्स रेस्ट पे रहे और ऑब्जर्वर मूव करे, या तो इसके पास में आएगा या इससे दूर जाएगा। देखिए ये एक रेस्ट में है, कितने फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, न्यू फ्रीक्वेंसी का। ओके, जब ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है इसमें कंप्रेशन रेफ्लेक्शन बनते हैं, ये इस तरफ चलता है, मूव करता है, उसकी स्पीड कितनी है v, किसकी, साउंड की स्पीड। ठीक है, और वेवलेंथ कितनी मान रखी हमने, लैम्डा। देखिए ये जो आप लोग यहां खड़े हैं ये कितने फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनेगा, न्यू डैश, कितने फ्रीक्वेंसी साउंड सुनेगा, न्यू डैश। ये किस तरफ मूव कर रहा है, इसकी तरफ, टूवर्ड। ठीक है, जब इस तरफ मूव करेगा तो
इसको जो साउंड सुनाई देगा उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी मानी है, न्यू डैश। ठीक है, ओके। अब आप खुद सोचो कि अगर v स्पीड तो साउंड की है जो इस तरफ है, और ऑब्जर्वर की स्पीड है v नॉट जो इसके जस्ट अपोजिट है, तो रिलेटिव मेथड लगाओ आप। रिलेटिव में क्या होता है, अपोजिट होंगी तो ये क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव। इसको सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी या इसके लिए स्पीड कितनी होगी, v प्लस वी नॉट, स्पीड ऑफ अपियर्ड साउंड। स्पीड ऑफ अपियर्ड साउंड कितना फील होगा इसको, v प्लस वी नॉट होगा। सिंपली दोनों ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। सो दिस इज द स्पीड ऑफ अपियर्ड साउंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपियर्ड इनटू वेवलेंथ लैम्डा। सो v प्लस वी नॉट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी न्यू डैश इनटू स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। राइट, ये वैल्यू यहां से हमने पुटअप कर दी। तो यहां हमें क्या मिला, हमें मिला न्यू डैश अपॉन न्यू, न्यू डैश अपॉन न्यू इज इक्वल टू v प्लस वी नॉट अपॉन v, v प्लस वी नॉट अपॉन v। ये हमें इसका जो है रिजल्ट मिला। ठीक है, अब ये रिजल्ट आप याद कर लें कि जब भी ये इसके पास में जाएगा उस वाले केस में अपियर फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, v प्लस वी नॉट बाई वी इंटू न्यू। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, ये तो हम समझ सकते हैं, तो वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक है, और इंक्रीज हो जाएगी तो इसके लिए ऊपर आ जाएगा अपने आप। देखो अपने आप समझ सकते हो, अब उसमें नीचे आ रहा था, इसमें कहाँ आएगा, ऊपर, और ये ऊपर आएगी तो होना भी यही चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। इंक्रीज होने के लिए ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, इसका अगला देख लेते हैं केस। अब हम ये मान लें कि ये आपका सोर्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, और ये आप हैं जो इससे दूर जा रहे हैं, इससे क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। और जब आप इससे दूर जा रहे हैं उस वाले केस के अंदर, उस वाले केस के अंदर आप स्पीड ऑफ अपियर्ड साउंड जो होगी, स्पीड ऑफ अपियर्ड साउंड जो होगी वो होगी v माइनस वी नॉट, v माइनस वी नॉट अकॉर्डिंग टू रिलेटिव। ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, साउंड की स्पीड कितनी है, v, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू। ये कैसा है, रेस्ट पे। तो इसको जो सॉल्व किया वैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो न्यू डैश अपॉन न्यू इज इक्वल टू, इसके लिए क्या आ जाएगा, v माइनस वी नॉट अपॉन v। ये डायरेक्टली हम समझ सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ये जो अपीयर्ड फ्रीक्वेंसी होगी वो पहले से क्या होगी, कम होगी, तो ये साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ये आप इजी वे में याद रख सकते हैं। तो ये इसके भी क्या हैं, दो फॉर्मूले हैं। ठीक है ना, तो ये दो फॉर्मूले आप इसको याद कर लें, और ऐसे ही आप इसकी ड्रॉप इन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, डेल्टा एन और डेल्टा न्यू भी कह सकते हो। दिस इज टू न्यू वी नॉट अपॉन वी, जैसे उसको किया है वैसे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे कर लेते हैं इसके न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल देखिए, इसके न्यूमेरिकल सब सिंपल हैं अगर आपने टॉपिक को ढंग से पढ़ा है तो। ए ट्यूनिंग फोक वाइब्रेटिंग एट फ्रीक्वेंसी 550 हर्ट्ज, ए लिसनर इन ए कार ड्राइव्स passes the fork at a speed of 30 meter per second. What is the frequency of the sound he hear when he approaches the fork or recedes from the fork? सेम क्वेश्चन है, वैसा ही है, बस इसके अंदर अब इस वाले केस में ये रुका हुआ है और ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जो भी हमने पढ़ा है वो फॉर्मूले लग जाएंगे। ठीक है, जैसे अप्रोच करेगा, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो ऊपर कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव। सो न्यू डैश इज अपॉन न्यू इज इक्वल टू v प्लस वी नॉट। ये स्पीड है, दोनों की ऐड हो जाएगी, अपॉन में क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। तो सॉल्व किया तो यहां से न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू v प्लस वी नॉट बाई v, सिंपल। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 550 हर्ट्ज
इंटू 330 प्लस 30 अपॉन 330, सभी वैल्यूज पुटअप कर दो। पुटअप करने पे 550 इंटू 360 अपॉन 360 कितना हो जाएगा, सॉल्व करने पे 600 हर्ट्ज। तो उस समय इस ऑब्जर्वर को जो इसमें बैठा है उसको कितने फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा, 600 हर्ट्ज का। इसका दूसरा में क्या आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। सो न्यू डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट अपॉन वी इंटू न्यू। इन सभी की वैल्यूज आप क्या कर दो, पुटअप कर दो। सबकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 500 हर्ट्ज। ओके, तो ये दो केस हमने डॉपलर इफेक्ट के पढ़े। अब थर्ड केस जो है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।